हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा ये बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम कोशिका चैप्टर को कवर करेंगे। चूंकि हम यहाँ महेश अरोड़ा सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं जो कि कोशिका या सेल चैप्टर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जैविक कोशिका की किस कोशिकांग को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम कोई कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो वह ऊर्जा के रूप में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद पूरे शरीर में उसे फैलाया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाने का चक्र चलता है जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब चक्र है। अब ये क्रेब साइकिल, जो क्रेब साइकिल होता है, यह जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें कुछ इस तरीके का आकार बना होता है। तो वो ऊर्जा जब बनती है तो इस एक क्रेब साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है पूरे में। तब ATP के रूप में ऊर्जा बनती है और वह पूरे शरीर में फैलाई जाती है। तो ये जो क्रिया है इसे ही हम क्रेब साइकिल कहते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत निर्मित होती है। आगे है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली, जैसे ये कोशिका है तो ये कोशिका के ऊपर एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और यह प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं के ऊपर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। आगे है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? लिम्फोसाइट्स सेल। लसिका कोशिकाएं प्लीहा में, या जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं, प्लीहा में पाई जाती हैं। इसी स्प्लीन में जो RBC की जब हमारे शरीर में मृत्यु होती है तो वो जाके प्लीहा में ही इकट्ठा होता है, इसीलिए RBC की कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। आगे है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं? लिंग गुणसूत्र की मतलब कौन सा मेल है या फीमेल है या किस तरीके का है? तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? तो वह है छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। हम घरों में अधिकतर देखते हैं छिपकली, तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है क्या? जो जंतुओं कोशिका में अनुपस्थित होती है वो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं। जबकि जो वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। यही कोशिका भित्ति जंतु और वनस्पतियों को अलग करती है। आगे है, पीटमिंड कहाँ पाई जाती है? पीटमिंड अंडाशय में पाई जाती है। जो ओवरी होता है फीमेल का, उसमें पीटमिंड पाया जाता है, पीट पिंड पाया जाता है, जिसे हम कॉर्पस लेट्यूम कहते हैं। आगे है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टिसिस कहते हैं। एपोप्टिसिस कहते हैं। जो प्रक्रमित कोशिका होते हैं जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। जैसे कोई कोशिका प्रोग्राम की जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रोग्रामिंग सेल होता है, जिसे हम एपोप्टासिस या एपोप्टासिस कहते हैं, जो कि कोशिकीय और आणविक नियंत्रण करते हैं, वो है एपोप्टासिस। आगे है, ये नाम थोड़ा टफ है तो आप इसको
कई बार पढ़ेंगे, बोलेंगे कि एपोप्टोसिस तो याद हो जाएगा, एपोप्टोसिस। आगे है, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? किसकी बात हो रही है? केंद्रक में तो डीएनए उपस्थित होता है, और किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? वो है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। आप इसको याद रखिएगा। क्या मानव शरीर में हरित लवक पाया जाता है? नहीं। तो हरित लवक पेड़ पौधों में पाया जाता है जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। वहीं मानव कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मानव शरीर में 2 जगह, कोशिकाओं में 2 जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और केंद्रक में, जबकि पेड़ पौधों में हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। आगे है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? जो डाइजेशन की थैली होती है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम। जैसे जब कोई कोशिका खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है और वो आगे काम करने लायक नहीं होती है, तो लाइसोसोम के द्वारा पूरी कोशिका को मार दिया जाता है, जिसे हम कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम उस पे जाता है और पूरी कोशिका मृत्यु हो जाती है। कोशिका एक छोटा, सबसे छोटी इकाई कोशिका है मानव शरीर की। तो आप इसको याद रखिएगा कि मान लीजिए कहीं चोट लगी और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो लाइसोसोम उस कोशिका को ही मार देती है। इससे वहाँ वो संचारी रोग फैलने से बच जाता है। आगे है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वह किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। जो हमारा माइंड है उसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो वो सबसे लंबी कोशिका होती है। जब मनुष्य का जन्म हो जाता है फिर उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ में कभी चोट लग जाती है तो ठीक हो जाता है, कहीं अन्य जगह चोट लग जाती है तो ठीक हो जाता है। लेकिन जब क्योंकि कोशिका विभाजन होता रहता है पूरे शरीर में, लेकिन जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए हमारे सर में जब चोट लगती है या माइंड में चोट लगती है तो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे है, कौन सा भाग पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है? इसमें कॉमन बताया गया है कि कौन सा ऐसा भाग है जो पौधों में भी पाया जाता है या पादपों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है कोशिकाओं में। जैसे कोशिका झिल्ली पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 ऐसे हैं जो जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं और पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। जबकि हम देखे थे कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आगे है, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जैसे कोई कोशिका छोटी सी है, उसके आकार में वृद्धि हो रही है, तो इसे ही हम हाइपरप्लासिया कहते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि कोई छोटा सा रिल्ला है वो बड़ा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हाइपरप्लासिया का ही लक्षण है, जिससे उस छोटी सी कोशिका का आकार बढ़ता जाता है। आगे देखते हैं, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। जीन जो कोशिका की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, अगर सबसे मूल आधार जो होता है वो जीन होता है। इसी के द्वारा निर्धारण होता है गुणों का, अन्य लक्षणों का। ये बेसिक इकाई है मानव शरीर में किसी भी लक्षण को उत्पन्न करने की। आगे है, रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? रिवर्स प्रतिलेखन की खोज टेमिनियोम बाल्टीमोर ने की थी। रिवर्स प्रतिलेखन हम देखते हैं कि उसी की फोटोकॉपी बन जाती है, तो इसकी खोज टेमिनियोम बाल्टीमोर ने की थी। आगे है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं?
जब कोई जोड़ा जीन है और दूसरे के प्रभाव को छुपाता है तो उसे हम प्रभाविता कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी बच्चों में माँ के लक्षण अधिक होते हैं, कभी पिता के, तो जिसका जीन ज्यादा प्रभावी होगा उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो प्रभाविता का सिद्धांत होता है। आगे देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहलाता है, अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? किसकी बात हो रही है? अंश जीव द्रव्य की, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो कोशिका का जीवित अंश है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम सहायता करता है। कोशिका के कई अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, उसी में राइबोसोम होता है जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और पूरी कोशिका के ऊपर की झिल्ली प्रोटीन प्लाज्मोडियम की बनी होती है। आगे है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम देखे हैं कि मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो कुल मिलाकर 23 जोड़े हैं, तो मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। आगे है, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? जो पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो उसकी संरचना का घटक है? तो वो है कैल्शियम। कोशिका भित्ति कि कैसी होगी, चिकनी होगी या उसमें चटकन होगा, इसका निर्धारण कैल्शियम के द्वारा होता है। जो कैल्शियम तत्व पाया जाता है पेड़ पौधों में, इसके द्वारा उसकी जो भित्ति है उसका निर्धारण होता है। जैसे हम कोई जो हम देखें यूकेलिप्टस का पेड़, तो लिप्टस की जो चिकनी होती है, वहीं नीम का या अन्य पौधों का देखेंगे तो खुरदरा होता है। इसका निर्धारण कैल्शियम के द्वारा होता है, जो एक तत्व पौधों में पाया जाता है। आगे देखते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जो कि हमारे ब्लड में टहलता रहता है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। चूंकि ये कोशिका के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। आगे देखते हैं, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात होगी तब तो वो जो मेल का स्पर्म होता है वो होता है, लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात हो रही जो सबसे छोटी है और कोशिकांग है तो वो माइकोप्लाज्मा है। आगे है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को, जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। माना जाता है जीवन की शुरुआत जीव द्रव्य से ही होती है। आगे है, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? ऐसा कोशिकांग, क्योंकि कई ऑप्शन में दिया रहा होगा, इसमें बताया है जो हरित लवक होता है। क्या किसी इंसान का रंग हरा या पीला या नीला हो सकता है? जबकि पौधों में निर्धारण होता है कोई पौधा हरा है या उसका रंग किस कलर का है, पत्ती किस कलर की, वह हरित लवक के द्वारा निर्धारित होती है, जो कि वनस्पतियों में पाई जाती है। आगे है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? द्विनाम पद्धति, जब किसी भी चीज का हम डुअल नाम रखते हैं तो द्विनाम पद्धति होती है। जैसे वैज्ञानिक नाम हो गया, उसका साधारण नाम हो गया, तो इसके जन्मदाता कैरोलस लीनियस हैं। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस हैं। आगे है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जैसे दो कोशिकाएं हैं, जैसे मानव शरीर में ऊतक किससे मिलकर बनता है? कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण होता है। तो एक कोशिका को दूसरे कोशिका का संपर्क किसके माध्यम से होता है? क्या कोशिका फूट फूट कर एक दूसरे से संपर्क बनाती है? तो नहीं, एक कोशिका का दूसरे कोशिका के मध्य
जीव द्रव्य तंतु जो प्लाज्मोमेटा होते हैं उसके द्वारा संपर्क स्थापित होता है। आगे देखते हैं, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं। अगर कोशिका में कौन सा तत्व उपस्थित होता है जिसके द्वारा उसके छिद्र खुल जाते हैं, वो है पोटेशियम। आप इसको याद रखिएगा कि कोशिकाओं में पोटेशियम के उपस्थित होने से उसके छिद्र खुल जाते हैं। आगे है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है। कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जिसे हम ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा देते हैं, वो है गोल्जी कॉय को। जैसे कोशिका होता है ना, उसके कई अंग हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, उसी में गोल्जी कॉय होता है। तो वो गोल्जी कॉय ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है, पूरे कोशिका में वो सुरक्षा का कार्य करता है, देखता रहता है कि कोशिका में किसी तरीके से कोई डैमेज ना हो। आगे है, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लाइकोप्रीन से बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होते हैं। हम अभी देखे थे ना, प्रोटीन और लाइकोपीन से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो प्लाज्मा होती है उसकी झिल्ली लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मंडल किसने प्रस्तुत किया था। जो उसका मेम्ब्रेन एक झिल्ली होती है ना, उसका पूरा खाका सबसे पहले रॉबर्टसन ने 1959 में प्रस्तुत किया था। जो कोशिका की जो प्लाज्मा की झिल्ली है उसकी संरचना की कितनी पतली है, किस तरीके से इसका आकार है, यह सबसे पहले रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। आगे है, कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है, पारगम्य होती है। जो कोशिकाओं की भित्ति होती है उसकी संरचना पारगम्य होती है। हम उसको देखते हैं ना, हम तोड़ फोड़ सकते हैं, तो वह पारगम्य कहलाती है। आगे है, यहाँ पे विश्व की कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, सबसे छोटी कोशिका। यहाँ पे आगे है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात की गई है, इसमें किसी मानव शरीर की बात नहीं की गई है, सब में मिला के। अब यहाँ पे मानव शरीर की बात की गई, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका विश्व की बात की गई, विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। लेकिन मानव शरीर में अगर आ जाएं, फिर हम देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो वो है सेरिबेलम की गैन्यूल सेल, जो सबसे छोटी कोशिका होती है। जबकि मानव के स्पर्म का जो शुक्राणु होता है उसको सबसे छोटी कोशिका माना गया है। आगे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो वो है अंडाणु, केवल जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। वहीं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो स्पर्म होता है उसके अंदर जो शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है, वहीं अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में। आगे है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, एक छोटी हो गया, एक बड़ी हो गया, एक लंबी हो गया। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती है, जो कि दिमाग में पाई जाती है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें पाया जाता है। आगे है, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका, पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है पादप कोशिका, वो है कालेर्पो टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया। आगे यहाँ पे एक नोट है कि पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन क्रिया अंडवाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उसका निषेचन अंडवाहिनी में होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, एक फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कोशिका से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो लगभग कोशिका से संबंधित प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।